नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित कई कहानियों का एक अनोखा मिश्रण। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एज यू लाइक इट। एक राजा और उसके मंत्री थे। मंत्री ने राजा का राज जबरन हड़प कर उसे जंगलों में भगा दिया था और उसकी जगह स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। राजा की एक लड़की थी जिसका नाम रोजा था। मंत्री के भी शिलिया नाम की एक बेटी थी। दोनों में सगी बहनों से भी अधिक प्रेम था। वे बचपन से एक ही साथ उठती, बैठती और रहती थी। जिस वक्त इन दोनों के पिताओं में गहरी दुश्मनी ठन गई तथा राजा अपने संगी साथियों को लेकर जंगल की तरफ भाग निकलने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त ये दोनों सखियां एक दूसरे से गले लगकर प्रेमाश्रु बहा रही थी। शिलिया कह रही थी, रोजा, आज तो मुझे छोड़कर सदैव के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। रोजा कह रही थी, यही सच है सखी, मैं आखिरी बार तुमसे विदा मांगने आई हूँ। शिलिया बोली, इतनी बेदर्द हो रोजा, इसका मुझे पता नहीं था। बचपन का वह स्नेह, प्रेम की वे बातें और गुड्डे गुड़ियों का वे खेल, क्या तुम यह सब भूल गई? रोजा बोली, प्यारी शिलिया, विदा के समय इतने कठोर व्यंग मुझ पर न करो। तुम्हारा वियोग ही क्या मेरे लिए कम दुखदायी है, जो तुम ऐसे शब्द कहकर मेरी आत्मा को दुख पहुंचा रही हो? भला तुम जैसी सहेली को छोड़कर अन्यत्र जाने का किसका जी करता है, लेकिन जाने के सिवा और कोई चारा भी क्या है? शिलिया ने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करूंगी और छिपा कर रखूंगी। तुम्हें कोई भी देख न सकेगा। रोजा शिलिया के माथे पर चुम्बन लेते हुए बोली, इस जुदाई के वक्त सचमुच तुम कितनी प्यारी लग रही हो। जी तो यही चाहता है कि तुम्हारे गले से लिपट कर पूरा जीवन आंसू बहाती रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊं, मगर किस्मत का लेखा कौन मिटा सकता है? विदाई का नाम सुनते ही शिलिया की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने भर्राए हुए गले से कहा, रोजा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और सचमुच शिलिया ने उसे जाने भी नहीं दिया। राजा भी दोनों सहेलियों के आपसी प्रेम को भली भांति जानता था, इसलिए उसने रोजा को साथ ले जाने की जिद नहीं की तथा अपने संगी साथियों को लेकर जंगलों में चला गया। दोनों सखियां इस तरह से रहने लगी जैसे उनके पिताओं में कभी कोई शत्रुता नहीं न हो। एक दिन राजधानी में जवान उम्र का एक नौजवान आया तथा उसने दरबार के नामी पहलवानों को अखाड़े में लड़ने के लिए ललकारा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, भोला भाला चेहरा तथा कोमल शरीर देखकर किसी को यह गुमान नहीं होता था कि उसने कभी तलवार की मूठ भी पकड़ी होगी। फिर भी वह दरबार के खूंखार पहलवानों के समक्ष मुस्कुराता हुआ अडिग खड़ा रहा। कुछ समय बाद उन निर्दयी पहलवानों की तलवारों तले उसकी क्या दशा होगी, इसकी कल्पना करके सब लोग मन ही मन उसकी जवानी पर तरस खा रहे थे। रोजा के जी में रह रहकर आने लगा कि वह लपक कर युवक के हाथ से तलवार छीन ले और उससे कहे कि उसकी यह जवानी लड़ने भिड़ने के लिए नहीं है। अब वह पहलवानी दिखाने से बाज आए, मगर लोकलाज के भय से वह ऐसा नहीं कर सकी। उसने अपने पास बैठी शिलिया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, शिलिया, ईश्वर के लिए इसे मना करो कि यह पहलवान से न भिड़े। उसके हाथों में तलवार देखकर न जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है। शिलिया सारी बात समझ गई कि उसकी भोली भाली सहेली अनजाने में उस युवक को अपना दिल दे बैठी है। सखी के लिए अब तो उसके प्राण बचाने ही होंगे। यह सोचकर शिलिया ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ युवक की मर्दानगी की प्रशंसा की और उससे अनुरोध किया कि वह पहलवानों से अखाड़े में मुकाबला करने की बात छोड़ दे। प्रत्युत्तर में युवक ने गहरी निश्वास लेकर कहा, राजकुमारी, इन प्राणों से मोह करके मैं क्या करूंगा? इस संसार में तो न कोई मेरा अपना है और न ही पराया। फिर मैं इस दुनिया में जीऊं तो किसके लिए? रोजा ने मन ही मन कहा, मेरे लिए। मगर उसके हृदय की आवाज उस युवक के कानों तक नहीं पहुंच सकी। उधर दंगल की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। म्यानों से तलवारें निकलकर आसमान में चमकने लगी थी। उनकी झंझनाहट समस्त वातावरण में गूंज रही थी। सहसा अखाड़े में एक बिजली सी चमकी तथा युवक की तलवार ने लपक कर विरोधी पहलवान की तलवार के दो टुकड़े कर दिए। उसके कोमल हाथों से करामात देखने वाले दंग रह गए तथा उस युवक की जय जयकार करने लगे। तभी मंत्री ने युवक की पीठ थपथपाकर पूछा, वीर, तुम कौन हो तथा कहाँ के रहने वाले हो? वह कौन भाग्यशाली पिता है जिसने तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया है? रोजा के मन की बात मंत्री ने पूछी डाली। युवक की विजय से सबसे अधिक कोई खुश था तो वह रोजा ही थी। युवक का परिचय जानने के लिए उसका मन अधीर हो उठा था, इसलिए वह उस युवक के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रही थी। युवक कह रहा था, महाराज, मेरा नाम ओरलैंडो है तथा मेरे पिता रोलैंड किसी समय इसी राज्य के प्रतिष्ठित दरबारी थे। मंत्री ने चौंक कर पूछा, क्या वही रोलैंड जो पहले राजा का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था? युवक ओरलैंडो ने सिर हिलाकर कहा, हाँ महाराज। इस एक हाँ को सुनकर मंत्री के मन पर मानो एक साथ सैकड़ों बिजलियां टूट पड़ी। उसने युवक को घूरते हुए कहा, बस ओरलैंडो, इससे ज्यादा तुम्हारा परिचय पाने की मुझे आवश्यकता नहीं।
अपने दुश्मन के पुत्र को एक क्षण भी मैं यहाँ जीवित नहीं देख सकता, मगर तुम्हारी वीरता और जवानी पर तरस खाते हुए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम यथाशीघ्र मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। युवक की वीरता को देखकर रोजा जितनी प्रसन्न हुई थी, मंत्री की बातों से उसे उतनी ही दुख हुई। यह जानकर कि यह युवक उसी के पिता का एक घनिष्ठ मित्र और पुराने दरबारी का पुत्र है, रोजा का दिल को बड़ा सुकून मिला था। वह उसे अपना समझ बैठी थी और एकांत में उससे मिलकर हजारों बातें कहना और हजारों बातें पूछना चाहती थी। मगर जिस मंत्री ने रोजा से उसके पिता को छीना था, अब उसी ने उस युवक को भी उसे छीन लिया। सखी की इस निराशा ने शीलिया के मन को भी निराश कर दिया। वह उसी समय उस युवक को क्षमादान देने के लिए प्रार्थना करने और अपने पिता के पास गई, लेकिन मंत्री ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के लिए शीलिया कभी तैयार नहीं थी। मंत्री ने कहा, बेटी, मैंने सिर्फ तुम्हारे जिद के कारण ही अपने दुश्मन की बेटी को अब तक अपने राजमहल में रहने दिया, मगर अब वह एक क्षण भी यहाँ नहीं रह पाएगी। उससे कह दो कि आज वह सूरज डूबने से पहले मेरे राज्य की सीमा से बाहर चली जाए। शीलिया ने धीमे मगर कठोर लहजे में कहा, और यदि मैं उसे न जाने के लिए कहूं तो? मंत्री ने कड़क कर पूछा, तो तुम्हें भी उसके साथ राज्य से बाहर जाना होगा। मंत्री ने आवेश में आकर यह सब कह दिया, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी लड़की उसे, उसके राज्य और सारे सुखों को लात मार सकती है, मगर रोजा का साथ वो कभी नहीं छोड़ सकती। पिता का आदेश सुनकर शीलिया को अब कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं थी। उधर शाम का सूरज डूबने को था, इधर ये दोनों सखियां राजमहल तथा राजधानी की सीमा को विदा कर रही थी। राजकुमारियों के वेश में उनका निर्जन रास्तों से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं था। अतः रोजा ने लंबी होने के नाते पुरुष का वेश धारण किया और शीलिया ने एक ग्वालिन का। इस तरह दोनों भाई बहन बनकर जंगल की ओर चल पड़ी। रोजा ने अपना नाम गैनीमीड तथा शीलिया ने एलिना रख लिया। जिन्होंने कभी महलों से बाहर कदम तक नहीं रखे थे, वहीं राजकुमारियां आज दर दर की ठोकरें खाते हुए भूख से, प्यास से बेहाल और दुखों को झेलती हुई जंगल की ओर बढ़ने लगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी मंजिल कहाँ है। केवल इतना सुन रखा था कि पहले वाले राजा अर्थात रोजा के पिता आर्डन नामक जंगल में किसी स्थान पर अपने संगी साथियों के साथ निवास कर रहे हैं और शिकारियों जैसा जीवन बिता रहे हैं, मगर वह जंगल किस ओर है इसका उन्हें कुछ पता नहीं था। एक दिन वे दोनों भटकते भटकते उस जंगल की सीमा तक जा पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक गडेड़िया जंगल में भेड़ें चराकर शाम के समय घर की ओर लौट रहा है। दोनों थकी मांदी तथा भूखी प्यासी थी। गैनीमीड ने आगे बढ़कर उस गडेड़िए से पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं रात बिताने को स्थान मिल सकता है? गडेड़िए ने उसे किसी दूर का गांव समझकर उनका खूब आदर सत्कार किया तथा रात को रहने का स्थान दे दिया। महलों में रहते हुए शायद सादे भोजन का नाम सुनते ही उन राजकुमारियों के पेट में दर्द होने लग जाता, मगर रास्ते की थकान और भूख प्यास के कारण आज यह खाना भी उन्हें अमृत तुल्य लग रहा था। रात्रि में इन दोनों ने सोचा कि पूर्व राजा के साथियों की खोज करते हुए पता नहीं उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इसलिए उचित यही है कि कुछ दिन इसी गडेड़िए के घर में रहकर गांव की बोली, गांव की चाल ढाल तथा यहाँ के रीति रिवाज सीख लिए जाएं, ताकि इस वेश में उन्हें कोई पहचान न सके। यह भी हो सकता है कि यहाँ रहते रहते राजा के निवास के बारे में भी कुछ पता चल जाए। यह सोचकर उन्होंने गडेड़ियों को इनाम का काफी लालच दिया और उसी के यहाँ मेहमान बनकर रहने लगी। वहां रोजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जगह जगह जंगल के पेड़ों पर उसका नाम उकेरा गया है तथा चट्टानों पर किसी ने उसका नाम ले लेकर विरह के गीत लिखे हैं। उसे शक हुआ कि ऑरलैंडो ने ही यह सब किया है और वह भी यहीं कहीं आसपास रह रहा होगा। एक दिन उन्हीं चट्टानों के आसपास पागलों की भांति रोजा रोजा पुकारता हुआ ऑरलैंडो उसे नजर आ गया। अपने प्यार में उसकी यह हालत देखकर गैनीमीड के जी में आया कि वह जाकर उसे कह दे कि जिसके प्यार में पागल होकर तुम इस प्रकार जंगलों में भटक रहे हो, वह तुम्हारे ही सामने खड़ी है, मगर अपने आप को प्रकट करने का अभी सही समय नहीं आया है। इसलिए वह बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर काबू रखने में सफल हो सकी और पुरुष वेश में ही उसके सामने उपस्थित होकर कहा, इस घने जंगल में तुम क्यों रोजा रोजा चिल्ला रहे हो? कौन है तुम्हारी वह रोजा? ओरलैंडो ने सिर से पैर तक गैनीमीड का निरीक्षण किया और मन ही मन सोचने लगा, उसने इसको पहले भी कहीं देखा है, मगर वह यह कल्पना भी नहीं कर सका कि वह उसकी प्रेम का रोजा है। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, रोजा तो मेरे दिल में है। गैनीमीड ने सिर झुकाकर कहा, तो तुम ही हो जो वृक्षों और चट्टानों पर रोजा के विरह में गीत और गजलें उकेरा करते हो? अगर तुम कहो तो रोजा से मिलने का मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। ओरलैंडो ने अधीरता से बोला, जल्दी बताओ, मैं अपनी रोजा से कैसे मिल सकता हूँ? गैनीमीड ने कहा, तुम प्रत्येक दिन इस कुटिया में मेरे पास आया करो। हम दोनों प्रेमी तथा प्रेमिका का खेल खेला करेंगे। तुम तो राजकुमार ओरलैंडो हो ही, मैं तुम्हारी प्रेसी रोजा बन जाया करूंगा। तुम मुझे रोजा समझकर उसी तरह मुझसे प्यार की बातें किया करना जैसे तुम रोजा के साथ करना चाहते हो। मैं भी अपने आप को रोजा मानकर उसी की भांति मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा दिल बहलाया करूंगा। हो सकता है बाद में तुम्हें तुम्हारी रोजा भी मिल जाए। उस वक्त तो ऑरलैंडो को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया,
मगर उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह गैनीमीड के बिना रह ही नहीं पाएगा। अब वह प्रत्येक दिन उससे मिलने कुटिया में आने लगा तथा उसे मेरी रोजा कहकर अपना जी बहलाने लगा। उसे क्या मालूम था कि उसके मन की राजकुमारी सचमुच उसी की आंखों के सामने उपस्थित रहती है, मगर वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। जब एक दिन वह रोजा से मिलने के लिए आ रहा था, तो दूर से उसे दिखाई दिया कि एक व्यक्ति पेड़ की छाया में गहरी नींद में सोया हुआ है तथा एक शेरनी झाड़ी से निकलकर बिल्ली की मानिंद दबे पैर उसकी ओर चली जा रही है। ओरलैंडो ने ध्यान से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह उसका सगा भाई ओलिवर था, जिसने उसे जिंदा ही घर में जलाकर पिता की सारी संपत्ति पर अधिकार करने का षड्यंत्र रच डाला था। जब वह वहां से बच निकला तो इसी भाई ने उसे खूंखार पहलवानों से दंगल लड़ने का मशवरा देकर यह सोचा कि उनके हाथों अवश्य ही मारा जाएगा और इस तरह उसे अपने मनमानी करने का अवसर मिल जाएगा। भाई के ये सब कारनामे बारी बारी से ओरलैंडो की आंखों के समक्ष घूम गए, किंतु अधिक सोचने विचारने का समय नहीं था। ओरलैंडो तलवार खींचकर उस शेरनी पर झपट पड़ा तथा पलक झपकते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मरती हुई शेरनी एक बार जोर से दहाड़ी तथा ओलिवर के पास जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। ओलिवर हड़बड़ाकर नींद से जागा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें डबडबा आईं। वह अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए ओरलैंडो के कदमों में गिर पड़ा। ओरलैंडो का शरीर काफी घायल हो चुका था, इसलिए वह अब गैनीमेड से मिलने के लिए उसकी कुटिया तक जाने में असमर्थ था। उसने अपने भाई ओलिवर के हाथ खबर भेजकर गैनीमेड को अपने पास बुलवाया। उस वक्त गैनीमेड और एलिना ओरलैंडो की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। एलिना के रूप सौंदर्य को देखकर ओलिवर उस पर मुग्ध हो गया और बदले में एलिना की आंखों में भी उसने अपने प्रेम की झलक देख ली। गैनीमेड को साथ देकर वह शीघ्र ही ओरलैंडो के पास पहुंचा तथा उसे एलिना से अपने प्रेम की सारी घटना कह सुनाई। यह सुनकर ओरलैंडो बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अच्छा होता अगर किसी दिन मेरी रोजा भी इसी तरह मुझसे मिलने आ जाए। अब गनीमीड से चुप नहीं रहा गया। उसने मजाक के लहजे में कहा, तो क्या मैं तुम्हारी रोजा नहीं हूं? ओरलैंडो ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरी रोजा? काश मैं तुम में अपनी असली रोजा का दर्शन कर पाता। गनीमीड के मन में आया कि मैं सच कह दूं कि मैं तुम्हारी असली रोजा हूं, मगर कुछ सोचकर अपने मन का भाव छिपाकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी असली रोजा बनकर तुम्हें दिखा सकता हूं। ओरलैंडो ने हैरान होकर पूछा, भला कैसे? गनीमीड ने उसी वक्त पुरुष वेश को त्याग कर कहा, ऐसे। अचानक ही अपनी रोजा को सामने देखकर पहले तो ओरलैंडो को यकीन नहीं आया कि यह बात सत्य है या वह कोई स्वप्न देख रहा है। उधर ओलिवर के मुंह से शिलिया ने जब यह सुना कि महाराज का ठिकाना यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, तो वह उसके साथ शीघ्रता से गई और महाराज को लेकर उस जगह पर पहुंची जहाँ रोजा तथा ओरलैंडो खड़े थे। महाराज की दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी तथा सिर के बाल भी लंबे हो गए थे, लेकिन इस रूप में भी रोजा ने उन्हें पहचान लिया तथा उनसे लिपट गई। फिर रोजा ने ओरलैंडो, महाराज तथा उनके साथियों के सामने शुरू से लेकर आखिरी तक का समूचा वृतांत कह सुनाया और ओरलैंडो की तरफ संकेत करके कहा, पिताजी, ये आपके मित्र और पुराने दरबारी रोलैंड के वीर पुत्र हैं। और शिलिया उसकी बात पूरी करते हुए बोली, और आपके बेटे बनना चाहते हैं। जब राजा ने सुना कि यह वह उन्हीं का अभिन्न मित्र रोलैंड का पुत्र है, तो उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और रोजा का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोले, बेटी, आज की यह बेला कितनी धन्य है कि न सिर्फ मैं अपनी बिछड़ी लड़की को अपने पास देख रहा हूँ, अपितु उसका हाथ एक योग्य वर के हाथ सौंप रहा हूँ। फिर उसी शाम की बेला में उस सुंदर आंगन में रोजा का ओरलैंडो के साथ तथा शिलिया का ओलिवर के साथ विवाह संपन्न हुआ। अभी ये नए वर वधू एक दूसरे के लिए अमिट प्यार की कस्में खा ही रहे थे कि राजधानी से एक दूत वहां आ पहुंचा तथा राजा का सादर अभिवादन करके उसने उनके हाथ में एक खत पकड़ा दिया। खत में लिखा था, मेरे वीर धर्म स्वरूप महाराजा धीराज, आपको यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जिस राज के मोह में पड़कर मैंने आप सरीखे देवतुल्य महाराज को जंगलों में जाने पर मजबूर कर दिया था, वह मोह अब मेरे मन से दूर हो गया है। एक दिन मैं आपकी हत्या करने के उद्देश्य ऑर्डन के जंगलों में जा रहा था कि अचानक रास्ते में एक साधु से मेरी भेंट हो गई। उस साधु के दर्शन मात्र से मेरा मन बदल गया और उसके ज्ञान भरे उपदेशों ने मेरी आंखें खोल दी। महाराज, अब न तो मुझे आपका राज्य चाहिए और न ही राजमहल। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब अपना शेष जीवन उसी साधु की शरण में बिताना चाहता हूँ, मगर ऐसा करने से पहले मेरी यह इच्छा है कि एक बार आपके चरणों में गिरकर आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लूं तथा राज की प्रजा को उसका सच्चा सेवक लौटा दूं। अंत में आपसे ही विनती है कि इस पत्र को पढ़ते ही आप शीघ्र राजधानी आने का प्रयत्न करें। आपका अपराधी मंत्री। इस समाचार ने विवाह के शुभ अवसर को और भी सुखमय बना दिया। वाकई यह घड़ी कितनी शुभ थी कि एक पिता को बिछड़ी हुई पुत्रियों, प्रेमिकाओं को उनके पति और राजा को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया था। धन्यवाद।